देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री जो मटेरियल है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल है, कोर्स जो पुराने ईयर के पेपर हैं वो भी इसमें अपलोड कर दिए गए हैं, लेक्चरर के भी और LT के भी। और साथ में फ्री मटेरियल में वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रियल एनालिसिस के डाल रखे मैंने। और दूसरा, अगर आप कोर्स देखना चाहें तो कोर्स भी इस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मृत्युंजय क्लासेस करके है, ये इस तरीके का इंटरफेस है इसका। ओम बना होगा इस तरीके का, अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं सर, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस होगा ये मृत्युंजय क्लासेस करके। आप जाके अगर एक्सेस करना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल आपको इस पर मिल जाएगा सर। टेस्ट सीरीज़ भी मैंने चला रखी है, अगर जाएं तो देखें, ठीक है। एक बार देखें, कंटेंट देखिए आप किस तरीके का है करके, और सारी वीडियो भी इस पर आपको अवेलेबल मिलेंगी सर। मैं सीधे यहाँ पे ग्रुप से स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रुप से पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो समझते हैं सर। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी ही ले लेते हैं ग्रुप, क्योंकि जी से डिनोट होता है। जी कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट इसलिए कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे तभी हम ऑपरेशन लगा पाएंगे, ठीक है। और स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कह देंगे कब, जब आप ए और बी को ऑपरेट करो, अगेन जो रिजल्टेंट मिले वो किस में मिले, जी में मिले, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर में दो नेचुरल नंबर को ऐड करूँगा तो जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। और अगर मैं नेचुरल नंबर में दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो मिले वो नेचुरल नंबर ही हो, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी प्रकार बात करता हूँ रियल नंबर की, तो रियल नंबर में क्या चीज़ है आपका, रियल नंबर में हम क्या कहेंगे, आर में एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि दो रियल नंबर को ऐड करके भी रियल मिलता है, दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके भी रियल मिलता है, लेकिन डिवाइड करके जरूरी नहीं कि रियल नंबर मिले सर। जैसे देखिए, एक नंबर 1 लिया, एक 0 लिया, तो 1/0 इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब रियल नंबर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब सर रियल नंबर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उनके छोटे सबसेट जो है नेचुरल नंबर हो गया, और आपके पास यहाँ पे रेशनल नंबर हो गया, आपके पास इंटीजर हो गया, ठीक है ना। ये इन पे भी कभी भी वो डिवीजन जो होगा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नेचुरल नंबर में भी नहीं होगा। दो नेचुरल नंबर को आप जब डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल नंबर ही मिले। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन स्टार इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन इफ़, अगर आप लिखना चाहें फॉर ऑल वर्ड को समझिएगा आप, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ सबके लिए होना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी कोई भी दो मेंबर उठाओ, उनको ऑपरेट करके हमेशा किस में मिले, जी में मिले। तब अगर ऐसा होता है तो मैं जो उस स्टार की बात कर रहा हूँ वो एडिशन हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है सर, वो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है कि उन दोनों को ऑपरेट करके वो क्या मिलना चाहिए, उसी में मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा आपसे, आर में एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, आर में मल्टीप्लिकेशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता है। नेचुरल नंबर में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये नहीं होता है मतलब क्या हुआ, ये नहीं होता है को मैं अलग पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो नेचुरल नंबर फॉर ऑल प्रॉपर्टी को फेल कर देगा। दो नेचुरल नंबर उठाओ तो ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा इनको सब्ट्रैक्ट करके नेचुरल नंबर ही मिले। एग्जाम्पल आप 1,2 का ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इंटीजर के सेट में देखो सर, एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन रियल नंबर में नहीं हो तो उसके छोटे सबसेट में तो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं सर आप। तो ये क्या हो रहा है, ये जो हम बात कर रहे हैं स्टार की, ये स्टार ये सारी चीज़ें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हें हम स्टार कहते हैं। और कोई जनरल रूल भी गिवन हो सकता है, वो डिफाइन भी हो सकता है, ठीक है सर। पहली बात तो हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की किसकी करी, बाइनरी ऑपरेशन की। अब दूसरी बात मैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ सर। क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है सर, ध्यान से समझिएगा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट लिख देता हूं मैं, ए नॉन एम्प्टी सेट विच कंटेन
विच कंटेन वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन को कोई सेट रखता है तो वो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं आपसे कहूँ आर प्लस डॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, मैं आपसे कहूँ नेचुरल नंबर का सेट एडिशन में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक या एक से अधिक कह रहा है, अगर मैं एन नेचुरल नंबर के साथ लगा दूं डॉट, ये भी बाइनरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी है। इंटीजर का सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कह दूं कि नेचुरल नंबर का सेट एडिशन सब्ट्रैक्शन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो होता है नहीं होता है। दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आप नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूँ Q0 कॉमा डॉट, अब ये Q0 क्या चीज़ है सर? रेशनल नंबर में से आपने 0 को हटा दिया तो वो जो सेट मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे? Q0 कहेंगे। इंटीजर का ये सारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। किसे कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन को अपने पास रखता है तो उसको हम क्या कह देते हैं सर? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कह देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बेसिक डेफिनेशन ग्रुप की। ग्रुप किसे कहते हैं सर? लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी चाहिए सर, पहले कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए ना। नॉन एम्प्टी सेट विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, जी कोई ग्रुप है, देन जी इज ग्रुप, जी इज, उस केस में जी ग्रुप कहलाएगा। कब सर ग्रुप कहलाएगा? जब वो कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इफ़ इट फॉलोइंग एक्जीम या प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा सर, एक्जीम भी वही होता है और प्रॉपर्टी भी वही है सर। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? उनमें से पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है सर। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। वो क्या कहता है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ध्यान से देखिएगा इनको, कोई भी दो ए कॉमा बी उठाओ तो ए स्टार बी भी आपके जी में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी को उठा के उन दोनों को ऑपरेट करो तो उन दोनों का ऑपरेशन भी जी में होना चाहिए सर, ऑपरेशन जी में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, कोई भी तीन एलिमेंट जी में उठाइए आप, इन तीनों को इस तरीके से ऑपरेट करिए तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से बराबर मिलना चाहिए। उसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है सर? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कोई भी एलिमेंट, फॉर ऑल को ध्यान दीजिएगा आप, कोई भी एलिमेंट आप जी में से उठाते हैं तो उस जी में कम से कम एक ई जरूर ऐसा होगा कि ए के साथ ई को ऑपरेट करूं तो हमेशा ए मिले, या ई के साथ ए को ऑपरेट करूं तब भी क्या मिले? ए ही मिले। ठीक है, तो जैसे एडिशन में होता है जीरो, क्यों होता है जीरो? क्योंकि जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट को आप ऑपरेट करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो वैसे ही रहेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा सर। अगला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसको समझिएगा सर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या चीज़ है? कोई भी आप एलिमेंट जी में से उठाइए, कम से कम उसमें एक ए डैश जरूर ऐसा रहेगा उसी जी में, सच दैट आप जब ए को ए डैश के साथ ऑपरेट करेंगे तो ई मिलेगा, चाहे ए डैश को ए के साथ ऑपरेट करें लेफ्ट राइट साइड से तो आपको तब भी क्या मिलेगा? ई ही मिलेगा। तो इसको आप जो भी नॉन एम्प्टी सेट इन चार प्रॉपर्टी को रख रहा है, पहली प्रॉपर्टी G1 क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी G2, तीसरी प्रॉपर्टी G3, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? G4। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ सर, पूछ देता है कभी कभी ग्रुपॉइड, कभी कभी मोनोइड, कभी कभी सेमी ग्रुप। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट खाली एक प्रॉपर्टी को रखता है, G1 को रखने वाला कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ये तो ग्रुप हो गया चार प्रॉपर्टी को रखने वाला। ग्रुप कहते ही आपके दिमाग में चार प्रॉपर्टी आएंगी। अब ग्रुप के बाद अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ,
लिख दिया। खाली सिंगल प्रॉपर्टी G1 को जो रखता है, सिंगल प्रॉपर्टी G1, G1 क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो G1 प्रॉपर्टी को रखने वाला कोई भी सेट क्या कहलाता है, क्वासी ग्रुप कहलाता है, क्वासी ग्रुप। अगर आप मुझसे डिफाइन करने के लिए कहें कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट G सेट टू बी क्वासी ग्रुप इफ इट इज क्लोज्ड कह दूंगा मैं, खाली क्लोजर प्रॉपर्टी को रखे क्वासी ग्रुप, या इसको ग्रुपॉइड भी कह देते हैं सर, क्या कह देते हैं, ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड भी कह देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो G1 और G2 को रखता हो, G1 और हिंदी वाला, और G1 भी होना चाहिए उसमें और G2 भी होना चाहिए उसमें, तो G1 और G2 दोनों आती हों तो उसको क्या कह देंगे हम, सेमी ग्रुप कह देंगे। G1, G2 और G3 को रखने वाले को क्या कह देंगे सर, मोनोइड कह देंगे, क्या कह देंगे, मोनोइड। अब आपके पास G1, G2, G3 और G4 अभी हमने पढ़ रखा है, उसको क्या कह देंगे हम, ग्रुप कह देंगे सर, क्या कह देंगे, ग्रुप। इनके साथ, इस ग्रुप के साथ एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा और जुड़ जाए G5, वो क्या होती है, कोई भी दो एलिमेंट आप G में से उठाओ, उन दोनों को ऑपरेट करो B बराबर B स्टार A, मतलब A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A मिल जाए, तो आप कह देंगे ये कम्यूटेटिव है। तो एबिलियन ग्रुप हो किसे कहेंगे, जो 5 प्रॉपर्टी को रखेगा, G5 तक की प्रॉपर्टी को रखेगा। तो मैंने क्या बताया आपको, खाली एक प्रॉपर्टी G1 को रखने वाला क्वासी ग्रुप, 2 प्रॉपर्टी G1 G2 को रखने वाला सेमी ग्रुप, 3 प्रॉपर्टी को रखने वाला मोनोइड, 4 प्रॉपर्टी को रखने वाला ग्रुप और 5 प्रॉपर्टी को रखने वाला क्या कहलाएगा, एबिलियन ग्रुप कहलाएगा सर, क्या कहलाएगा, एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। अब 2 चीज़ें और आती हैं सर इसमें, एक होता है फाइनाइट ग्रुप, क्या होता है, फाइनाइट। फाइनाइट ग्रुप किसे कहेंगे सर, फाइनाइट ग्रुप आप मुझसे कहेंगे तो फाइनाइट ग्रुप मतलब जिस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करता है। या अगर G कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट हैं तो उसको फाइनाइट ग्रुप कह देंगे। जैसे हम कहें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ग्रुप बनाता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 4th रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, +-1 + आयोटा, ये भी क्या होता है, ग्रुप होता है, फाइनाइट ग्रुप ही है ये, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी भी ग्रुप फॉर्म करता है, वो भी फाइनाइट ग्रुप है। अभी हम आगे रेजिड्यू क्लास पढ़ेंगे, 0 1 2 3 एडिशन मॉडुलो 4 पे ये ग्रुप बनाएगा, तो ये भी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएं, अगर वो ग्रुप बनाता है तो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। दूसरे बात, इनफाइनाइट ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप, तो सर इनफाइनाइट ग्रुप कौन होगा, जैसे R एडिशन में ग्रुप बनाता है रियल नंबर का सेट, और इंटीजर का सेट एडिशन में ग्रुप बनाता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं सर, इनफाइनाइट होते हैं। उसके बाद Q0 मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो जिन ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हों तो उनको हम पढ़ेंगे फाइनाइट ग्रुप, और अगर ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हम उसे क्या कह देंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कह देंगे सर, क्या कह देंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कह देंगे। तो फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप में ये अंतर समझ में आया। अब कुछ एग्जाम्पल अगर मैं ग्रुप के लिखूँ तो ग्रुप के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, Z एडिशन में ग्रुप बनाता है सर, यस बनाता है। Q जो है रेशनल नंबर का सेट एडिशन में ग्रुप बनाता है सर, बनाता है। रियल नंबर का सेट एडिशन में ग्रुप बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एडिशन में ग्रुप बनाता है, बिल्कुल बनाता है सर, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, M क्रॉस N की मैट्रिसेस हैं, ठीक है, M क्रॉस N की मैट्रिसेस हैं, M क्रॉस N की मैट्रिसेस, चाहे वो मैट्रिक्स क्या हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। इसका मीनिंग क्या है, रियल कॉम्प्लेक्स से मतलब क्या है, M क्रॉस N का मतलब होता है इसके अंदर AIJ टाइप के एलिमेंट हैं जिनको M क्रॉस N से लिखेंगे, जहाँ पे AIJ किसको डिनोट करता है, आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो, ठीक है। हम जानते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं आपके, तो ये भी क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है सर। तीसरी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, उसको अभी एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, मतलब मैं बता देता हूँ। MN भी क्या बनाता है, ये क्या है, N क्रॉस N की मैट्रिसेस का कलेक्शन है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में ग्रुप बनाता है। इसमें एलिमेंट रियल और कॉम्प्लेक्स आते हैं सर, रियल और कॉम्प्लेक्स आते हैं। और उसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इंटीजर नहीं आता, रेशनल नंबर आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा, रेशनल नंबर विथ रियल और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वो आपका ग्रुप बनाएगा,
इंटीजर क्यों नहीं आएगा अभी हम आगे पढ़ेंगे। इंटीजर वाला ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। mn मतलब n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर। सर जब स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई तो यहाँ पे जब मैं इस तरीके से लिखूंगा aij n क्रॉस n, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं। नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। अब सर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, उसी को तो नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो ये नॉन सिंगुलर के केस में ये ग्रुप फॉर्म करता है, और उसमें भी क्या है, इंटीजर रेशनल रियल हो जाए चलेगा, लेकिन इंटीजर नहीं होने चाहिए, सॉरी एलिमेंट जो है रेशनल रियल हो जाए चल जाएगा, ठीक, और कॉम्प्लेक्स भी चल जाएगा, लेकिन इंटीजर नहीं होंगे। इंटीजर होंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं सर, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद आगे की चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है सर। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है वैसे ही इन्वर्स भी यूनिक होता है। किसी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी ग्रुप है तो आइडेंटिटी के बिना तो होगा नहीं, और अगर आइडेंटिटी है तो वो यूनिक होगा सर। कैसे, देखिए आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी मैंने ग्रुप के अंदर पढ़ी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ए मैं जी में से उठाता हूँ और एक एलिमेंट ई जरूर जी में ऐसा होगा सर जो किस प्रॉपर्टी को रखेगा, ए स्टार ई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए या ई स्टार ए मिलेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन ए ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, आपने कहा नहीं दो होते हैं, ई और ई डैश मान लिया आपने, तो ये प्रॉपर्टी लगाइए। पहले केस में ई को आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलता हूँ तो ये प्रॉपर्टी का यूज करूँगा तो क्या आएगा, ई स्टार ए ही आएगा। दूसरे केस में अगर ई डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलूँगा सर तो ये क्या देगा, ई डैश स्टार ए, ये इक्वेशन ए आ गई, ये इक्वेशन बी आ गई। अब आप देखिए इन दोनों को कंपेयर करा दीजिए, इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई डैश, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ई इज इक्वल टू ई डैश, क्योंकि ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है सर, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों कैंसिलेशन लॉ ग्रुप में होल्ड होते हैं। तो जैसे हमने कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, उसी तरीके से अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना सर, ए का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है बी, दूसरा सी, तो इसका मतलब बी बराबर सी होगा। किसी एलिमेंट का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करेगा ही करेगा तो वो क्या होगा, आपका यूनिक होगा। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई थी। अब मैं एक दो एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। जैसे इन्वर्स भी मैंने कहा कि यूनिक होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी ग्रुप के अंदर क्या होता है, यूनिक होता है। और एक प्रॉपर्टी और आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम रिवर्सिबल लॉ कहते हैं सर। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल लॉ कहते हैं। रिवर्सिबल लॉ का मतलब क्या होता है, ए बी से ये समझिएगा, ए बी का मतलब इनके बीच में ऑपरेशन है, वो स्टार कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप इसको मल्टीप्लाई मत समझिएगा, बार बार लिखने में दिक्कत होती है, हम बार बार ये नहीं लिख सकते हैं ना। तो ये लिखा, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई है ऐसा नहीं है, ये ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन कुछ भी हो वो दिया होगा आपको सर। तो जो प्रॉपर्टी रिवर्सिबल लॉ होती है ना, वो क्या होती है, देखिए ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसको हम रिवर्सिबल लॉ कह देते हैं। मैट्रिसेस में भी पढ़ा था हमने, ठीक है ना, तो इन्वर्स निकालते समय भी पढ़ा था, यहाँ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, आपका रिवर्सिबल लॉ कहलाता है। मैट्रिसेस में भी, यहाँ ग्रुप में भी होता है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता रहा हूँ, वो होती है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो m। इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको। इसका मीनिंग क्या होता है सर, देखिएगा, इंटीजर कह रहा है ये, इंटीजर के अंदर कोई भी दो इंटीजर उठाओगे आप तो इस तरीके से डिफाइन होगा, a प्लस बी मॉड m पढ़ेंगे हम इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, r होती है, और r की वैल्यू आप जानेंगे 0 से m से छोटी होगी, मतलब m से डिवाइड कर रहे हो ना आप, तो अगर बराबर आ गया तो फिर डिवाइड नहीं हो जाएगा, इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को गौर से समझिएगा। इसका मीनिंग होता है a और b को आप ऐड कीजिए, m से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर r आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर रिमाइंडर r लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वही आ जाएगा ना वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी मॉड m को जनरली डिफाइन करो, तो आप क्या कहेंगे, उसको a प्लस बी लिख देंगे। कब, जब आपके पास a प्लस बी का वैल्यू m से छोटा आएगा, और रिमाइंडर r लिख देंगे जब a प्लस बी ग्रेटर इक्वल देन m आएगा। इसको समझाता हूँ। मान लेते हैं एक कोई सेट था, उसमें एलिमेंट लिए 0 1 2 3 और एडिशन मॉड्यूलो 4 कह रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर देखिए, इस प्रॉपर्टी को समझा रहा हूँ मैं आपको। क्या कहता है, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ आप, अब इन दोनों को जोड़ो,
मॉड्यूलो 4 लिखा है मैंने, इन दोनों को जोड़ो और दूसरा ये उठाओ और इन दोनों को जोड़ो और मॉड लगाओ 4, ये इसे क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी मॉड m पढ़ेंगे। वो कहता है अगर a प्लस बी मॉड m का मान a प्लस बी ही आ जाएगा यदि इनको जोड़ के जो वैल्यू आ रही है m से छोटी हो। देखो इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आ रही है 1 धन 2 3 आएगा, 3 4 से छोटा है, m से छोटा है, तो आंसर में वही लिख दिया जाएगा जो जोड़ आया है a प्लस बी। और अगर क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा ना, 3 को 4 से 3 को भाग नहीं दे सकते ना आप। अब अगर इसके बाद ये भाग जाने वाला होगा, जैसे 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में हम 4 का भाग दे सकते हैं ना, 5 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो उस केस में रिमाइंडर लिख देना, यहाँ पे कह रहा है वो क्या लिख देना, रिमाइंडर लिख देना। वो रिमाइंडर लिख दिया। जैसे 3 और 0 को जोड़ूंगा, मॉड 4 लगाऊंगा, 3 और 0 का जोड़ 4 से छोटा है तो आंसर 3 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ दिया मैंने, 3 और 4 को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो, सॉरी 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर, 0 आएगा। जब आप 4 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसे कहते हैं एडिटिव ग्रुप। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, इंटीजर लिखा है, माइनस के बारे में कुछ नहीं कहा इसने, तो मैं माइनस के लिए भी लेके चलता हूँ। जैसे सर आप मुझसे कहें -24 प्लस 9 मॉड 5 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले तो -24 से 9 को जोड़िए इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपके 15 ना, 9 5 से 14, 15 आएगा, विद निगेटिव साइन आएगा। लेकिन सर निगेटिव तो रिमाइंडर होता ही नहीं, रिमाइंडर तो पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये 15 में आप 15 को इस तरीके से ऑपरेट करिए, 5 के मल्टीपल बनाइए आप, 5 के मल्टीपल बनाते जाइए। 5 का एक मल्टीपल होगा तो 5 आएगा, 5 का दूसरा मल्टीपल होगा, इसमें निकाल रहा हूँ, 5 का दूसरा मल्टीपल होगा कितना आएगा, 10 आएगा। फिर इसको इसमें जोड़ रहा हूँ मैं, जब इसमें आप जोड़ रहे हो तो तब भी निगेटिव वैल्यू ही दे रहा है, अभी जोड़ोगे तब भी निगेटिव वैल्यू ही दे रहा है। लेकिन जब 5 का तीसरा मल्टीपल 15 लूँगा ना सर, -15 + 15 करूँगा, अब मॉड लगाऊँगा मैं 5, तो ये आंसर 0 दे देगा मुझे। तो इसका मतलब आप ये कीजिए, पहले इन दोनों को जोड़िए, जो निगेटिव आ रहा है उस नंबर को देखिए, फिर जो मॉड दिया है ना सर, उस मॉड के वो मल्टीपल बनाइए जो इसको पॉजिटिव बना दे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको समझ में आएगा, देखिएगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने आपसे कहा इसको निकालो, -9 + 7 मॉड 12 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी। तो -9 के साथ जब आप 7 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा सर, क्या आएगा, -2 आएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, -2 मिल रहा है यहाँ से, तो अब मैं क्या करूँगा, -2 के साथ बार के मल्टीपल जोड़ते जाऊँगा, कब तक कि जब तक कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू न मिल जाए। मैं इतना लिख इसलिए रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ तो इसका आंसर आ ही जाएगा। तो ये -2 + 12 ये यहीं पे पॉजिटिव आ गया, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा कितना, 10 आएगा। और 10 को अब आप क्या करो, 12 से भाग करो। सर 10 तो 12 से छोटा है, जब 12 से छोटा होता है तो आंसर वही लिख देते हैं ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जांपल लेता हूँ इसमें। जैसे आप कहेंगे मेरे से ये बताओ, -23 + 3 मॉड 3, इसको निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहा मैंने -23 और 3 को जोड़ो, ये -20 आएगा। अब आप क्या करो, इस -20 को लिखने के लिए 3 के मल्टीपल में तोड़ो, 3 को तोड़ो, 3 का एक मल्टीपल 3 देगा, इसको 3 से भाग, 3 का एक मल्टीपल 3 आएगा, और 3 को इसमें घटाऊंगा तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये -17 आ जाएगा सर, मतलब इसमें जोड़ूंगा तो। उसके बाद 3 का, अब सीधे मैं करता हूँ, अब इतना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 3 का मल्टीपल लो आप, 3 चक्को 12, 3 7 21 आएगा ना, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा। तो जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो 3 × 7 = 21। अब आप क्या करो, इस 21 के साथ इस 20 को जोड़ो, और जो आया उसको 3 से भाग करो। ये मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो 20 से भाग करोगे तो ये तो कितना आएगा, 21 को जोड़ा ना तो 1 आ गया, 1 को 3 से भाग करोगे जाता नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव आता है, क्योंकि a + b मॉड
ए प्लस बी मॉड एम को हम आर लिख रहे हैं सर। आर का मतलब रिमाइंडर होता है और आर क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव के लिए भी ये डिफाइन होगा। हमने क्या पढ़ा, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एम। तो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एम की डेफिनेशन कहा जाए तो उसको कैसे लिखेंगे आप, अगर ए और बी दो इंटीजर हैं, मैं क्या कहूँ, इफ़ ए कॉमा बी आर इंटीजर एंड एम इज़ फिक्स्ड इंटीजर देन ए प्लस बी मॉड एम इज इक्वल टू आर। सीधे लिख देता हूँ आर, वो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। और आर की वैल्यू 0 हो सकती है और एम से छोटी हो सकती है। एम मतलब जिससे भाग दे रहे हो, अगर जिससे भाग दे रहे हो उसके बराबर हो जाएगी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।